नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सार। आज है 21 जून 2022 और 21 जून 2022 की जितनी भी डेली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उस सबको कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों के लिए सॉलिडेरिटी 23 यानी सॉलिडेरिटी 23 ऑपरेशन आयोजित करेगा? ऑप्शन 1 है भारत, ऑप्शन 2 है चीन, ऑप्शन 3 है बांग्लादेश, ऑप्शन 4 है पाकिस्तान। तो चीन जो है वो एससीओ देशों के लिए यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों के लिए सॉलिडेरिटी ऑपरेशन 23 का आयोजन करेगा। इस पर भारत ने भी अपनी अनुमति दे दी क्योंकि भारत भी इसका सदस्य है एससीओ का। चलिए इस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो चीन अगले वर्ष यानी 2023 में ये ऑपरेशन आयोजित होना है, सॉलिडेरिटी 23 जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन है ये। और संघाई सहयोग संगठन के बारे में जानकारी देखें तो इसकी स्थापना हुई है 2001 में जी, और मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में है। और भारत 2017 में सदस्य बना था और भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी 2017 में ही एससीओ का सदस्य बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पेमेंट विजन 2025 नामक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन 1 है नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन 4 है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय। तो पेमेंट विजन 2025 नामक रिपोर्ट जो है जे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा जारी की गई है। क्या बताया गया इस रिपोर्ट में, क्या है ये रिपोर्ट, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो इस रिपोर्ट का नाम है विजन 2025, पेमेंट विजन 2025। ये यानी 2025 का विजन प्रस्तुत करती है और ये कहती है कि हमें 2025 तक डिजिटल पेमेंट यानी डिजिटल तरीके से जो पेमेंट होता है वो अब से 3 गुना कर देना है, यानी 3 गुना बढ़ा देना है। यह रिपोर्ट डिजिटल फाइनेंस पर फोकस करती है, यानी जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं वो डिजिटल तरीके से हों इस पर फोकस करती है। आरबीआई की जो स्थापना है वो हुई है 1935 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था 1949 में। और इस समय पे इसके जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सुर्खियों में रहा गाया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? ऑप्शन 1 है यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ईएसए, ऑप्शन 2 है नेसा यानी नासा, ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, ऑप्शन 3 है इसरो, ये भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, ऑप्शन 4 है स्पेसएक्स, ये प्राइवेट है। तो गाया मिशन जो है ये संबंधित है यूरोपियन स्पेस एजेंसी से। चलिए इस प्रश्न के बारे में और जानकारी देखते हैं, क्या है गाया मिशन। तो गाया मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है। इसने हाल ही में एक डाटा या जानकारी भेजी है जिसमें स्टार क्वेक, एक नई घटना के बारे में जानकारी ये बताता है। स्टार क्वेक क्या होता है जी? जैसे अर्थ पे अर्थक्वेक होता है यानी भूकंप आता है अर्थ पे, वैसे ही स्टार पे यानी तारे पे आता है स्टार क्वेक, उस बारे में ये डाटा प्रदान करता है गाया मिशन। इसमें हाल ही में इसने कुछ जानकारी प्रस्तुत की है जिसमें बताया गया है कि स्टार क्वेक के बारे में कुछ तथ्य इसने प्रस्तुत किए हैं। तो स्टार क्वेक स्टार पे आता है, भूकंप जैसी घटना होती है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जो स्थापना ये 1975 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है और पेरिस सीन नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी का आयोजन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन 1 है नई दिल्ली, ऑप्शन 2 है मुंबई, ऑप्शन 3 है बंगलुरु, ऑप्शन 4 है हैदराबाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी का आयोजन हुआ है विज्ञान भवन नई दिल्ली में। इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में यह आयोजित हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी, और गृह मंत्रालय द्वारा इसको होस्ट किया गया है। और इसके जो मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट, वो थे गृह एवं सहकारिता मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ होम और मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन, ये दोनों ही मंत्रालय अमित शाह जी के पास हैं। तो ये इसके चीफ गेस्ट थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा काली माता का मंदिर का उद्घाटन किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 है तमिलनाडु, ऑप्शन 3 है गुजरात, ऑप्शन 4 है मध्य प्रदेश। ये जो काली माता का मंदिर ये गुजरात में है और गुजरात में प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस मंदिर का क्या है कि पुनरुद्धार किया गया है, रीइनोवेट किया गया है, रीडेवलप इसको किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो गुजरात के पंचमहल ज़िले में पावागढ़ चोटी पर स्थित है ये काली माता का मंदिर और 11वीं सदी में राजपूत शासकों के द्वारा इसको बनवाया गया था, लेकिन 15वीं शताब्दी में यानी 15वीं सदी में महमूद बेगड़ा द्वारा इसको तोड़ दिया गया, यानी क्षतिग्रस्त कर दिया गया इसके शिखर को। और उसके बाद यानी 500 साल बाद फिर से इसको पुनरुद्धार किया गया है और प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ है? तो ये गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस बैंक ने बच्चों के लिए सेविंग अकाउंट खोलने के लिए इंजॉय, ये खाते का नाम है, खाता शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन 1 है HDFC, ऑप्शन 2 है ICICI बैंक, ऑप्शन 3 है कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन 4 है इक्विटास फाइनेंशियल बैंक लिमिटेड। तो इंजॉय खाता बच्चों के लिए शुरू किया है, ये किया है इक्विटास बैंक ने। चलिए इस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो नॉर्मली 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं खुलता है सेविंग अकाउंट, लेकिन इक्विटास बैंक ने ये सुविधा प्रदान की है 0 से 18 साल तक के बच्चे, यानी कि छोटे बच्चे को और जो 18 साल तक का है उसका खाता जो है वो बचत खाता सेविंग अकाउंट खोला जा सकता है और उस खाते का नाम होगा इंजॉय खाता। इसमें कुछ हद तक पैसे जो है वो ट्रांजैक्शन करने की अनुमति बच्चों को रहेगी कम अमाउंट में, लेकिन ज़्यादा अमाउंट है तो फिर पेरेंट्स की अनुमति के साथ ही आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। अच्छा, इक्विटास बैंक की जो स्थापना है वो 2016 में हुई है। ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है और इसका मुख्यालय जो है वो है चेन्नई, तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंतार ब्रांच 2022 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड रिपोर्ट के अनुसार सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो ऑप्शन 1 है गूगल, ऑप्शन 2 है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन 3 है एप्पल, ऑप्शन 4 है सैमसंग। तो कंतार ब्रांच 2022 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड रिपोर्ट के अनुसार एप्पल जो है वो सबसे मूल्यवान ब्रांड है और ये शीर्ष पे ही बना हुआ है। तो दूसरे नंबर पे कौन है जी? तो दूसरे नंबर पे है गूगल, यानी पहले पे हो गया एप्पल, दूसरे पे गूगल, तीसरे पे अमेजॉन और चौथे पे है माइक्रोसॉफ्ट। ये दुनिया के सबसे महंगे या फिर वैल्यूएबल ब्रांड हैं। तो क्या भारत का भी इसमें कोई शामिल है? तो हाँ, टॉप 100 में कुछ शामिल हैं, उसमें से आप देख सकते हैं। टॉप 100 में भारत का TCS है जो 46वें क्रम पे है, HDFC है जो 61वें स्थान पे है, इन्फोसिस 64वें स्थान पे है और LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये 92वें स्थान पे, यानी कि टॉप 100 में भी भारत के 1 2 3 4 ब्रांड शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कॉर्टाने गेम्स में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन 1 है कांस्य पदक, ऑप्शन 2 है रजत पदक, ऑप्शन 3 है स्वर्ण पदक, ऑप्शन 4 है कि इनमें से कोई नहीं। तो कॉर्टाने गेम्स में नीरज चोपड़ा ने जीता है गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। और ये हुआ कहाँ है कॉर्टाने गेम्स? ये फिनलैंड में हुआ है जी। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। तो इसका आयोजन जो हुआ है कॉर्टाने गेम्स का, ये हुआ है फिनलैंड में और यहाँ नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोअर हैं और इन्होंने इतिहास रचा था। अभी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था, 2008 में अभिनव बिंद्रा के बाद इन्होंने गोल्ड जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने में भारत कौन से स्थान पर है? नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल एनर्जी।
ऑप्शन 1 है पहले स्थान पर, ऑप्शन 2 है दूसरे स्थान पर, ऑप्शन 3 है तीसरे स्थान पर, ऑप्शन 4 है चौथे स्थान पर। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। चलिए देखते हैं अब नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है। नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती, जो लगातार रीन्यू होती रहती है, इसीलिए इसको कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें हाइड्रो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये सब जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी के ही स्रोत हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो तीसरे स्थान पर, पहले पे कौन है? चीन, और दूसरे पे है रूस। तो भारत ने 2021 में 15.4 मेगावाट के जो प्लांट हैं वो इंस्टॉल किए हैं। और भारत कौन से क्रम पे है रिन्यूएबल एनर्जी में? तो वो है तीसरे क्रम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आज का आखिरी सवाल और 5 स्टार क्वेश्चन। विश्व योग दिवस 2022 की थीम क्या है? ऑप्शन 1 है योगा फॉर ऑल, ऑप्शन 2 है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ऑप्शन 3 है योगा फॉर वर्ल्ड, ऑप्शन 4 है योगा फॉर हेल्थ। तो हर वर्ष मनाया जाता है 21 जून को विश्व योगा दिवस, और इस बार की यानी 2022 की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। चलिए विश्व योग दिवस के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो विश्व योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 21 जून को, और 2014 में यूएन द्वारा एक संकल्प पारित किया गया था, प्रधानमंत्री द्वारा इसको करवाया गया, इसकी पूरी दुनिया भर में इसको प्रचार प्रसार किया, इसको प्रमोट किया। उसके बाद जो है 2014 में यूएन द्वारा एक संकल्प पारित किया गया, और वर्ष 2015 में पहली बार विश्व योग दिवस जो है वो मनाया गया, और इस बार की थीम है वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और वर्ष 2022 योगा की शुरुआत जो है वो कर्नाटक से हो रही है, मैसूर से, और प्रधानमंत्री से यहाँ से योगा करके इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और उसके बाद भारत और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसको मनाया जा रहा है। ये था आज का आखिरी सवाल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इन क्वेश्चंस का और पीडीएफ भी चाहते हैं इन क्वेश्चंस की और इन नोट्स की, तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम सार से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।